12 अक्टूबर 1999 शाम 5 बजे पीटीवी पर यह ऐलान होता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को नया आर्मी चीफ बना दिया गया है। इसके फ़ौरन बाद डिफेंस सेक्रेटरी सईद मेहदी के हुक्म पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाते हैं ताकि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर सकें। रावलपिंडी के करीब उन्हें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की कॉल आती है। वो उन्हें बताते हैं कि कुछ आर्मी सोल्जर्स ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को घेरे में ले लिया है। शहबाज शरीफ पूछते हैं कि ये कौन सी आर्मी है। डिफेंस सेक्रेटरी ये सुनकर समझ जाते हैं कि आर्मी हरकत में आ चुकी है, इसलिए वो जवाब देते हैं कि देयर इज़ ओनली वन आर्मी, दी पाकिस्तान आर्मी। यहाँ से शुरू होती है पाकिस्तान में तीसरे मार्शल लॉ की कहानी। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. जनरल परवेज़ मुशर्रफ और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात पहले से ही चल रहे थे। ज़्यादातर इख्तलाफात कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थे, लेकिन इसके अलावा ये इख्तलाफात इस वजह से भी थे कि प्राइम मिनिस्टर समझते थे कि परवेज़ मुशर्रफ टेक ओवर करने वाले हैं। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ अपनी बुक इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि उनका मिलिट्री टेक ओवर का कोई भी इरादा नहीं था। 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे ऑफिसर्स बंद थे और आर्मी की हाई कमांड भी या तो अपने घरों को जा चुकी थी या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थी। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अजीज़ खान और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद चकलाला आर्मी क्लब में टेनिस खेल रहे थे। इसके अलावा दो कमांडिंग ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद अली एंड जावेद सुल्तान, जिनका ताल्लुक 111 ब्रिगेड से था, वो भी इसी क्लब में स्क्वाश खेल रहे थे। जब उन तक ये खबर पहुंचती है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया गया है तो वो तेज़ी से लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और अहमद के पास आते हैं, लेकिन इन दोनों जनरल्स को भी ये खबर मिल चुकी थी और ये सारे ऑफिसर साथ जनरल हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल जाते हैं। डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस शाहिद अजीज़ अभी ही अपने घर पहुंचे थे और अपने जूते उतार ही रहे थे कि उन्हें यह खबर पहुंच जाती है। वो दोबारा से अपने जूते पहनते हैं और फ़ौरन हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि ये सब क्या हो रहा है और उन्हें इस सब में क्या करना है। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके पड़ोसी की बीवी अपने घर के गेट पर मिठाई बांट रही होती है और उनका पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन होते हैं, जिन्हें अभी अभी नया आर्मी चीफ बनाया गया था। आर्मी में डीजीएमओ वो ऑफिसर होता है जिसके ऑर्डर्स को आर्मी चीफ के ऑर्डर्स समझा जाता है और अब सारा एक्शन इसी ऑफिस से होना था। सबसे पहले 111 ब्रिगेड को ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस दोनों को सील कर दिया जाए और किसी को भी अंदर या बाहर जाने ना दिया जाए। टेलीविजन और रेडियो स्टेशंस को भी सिक्योर कर लिया जाए ताकि कोई भी न्यूज़ आर्मी के रिलेटेड ना चल सके। इसके अलावा आर्मी हाउस में नए आर्मी चीफ बनने वाले लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन की एंट्री को भी बंद कर दिया जाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक हफ्ता पहले ही श्रीलंका गए थे ताकि वो श्रीलंकन आर्मी की 50वीं सालगिरह में हिस्सा ले सकें। 12 अक्टूबर की शाम को वो बाय एयर पाकिस्तान आ रहे थे। नवाज शरीफ ने कराची में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी को कॉल करके इंस्ट्रक्शंस दी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जहाज़ को किसी भी कीमत पे पाकिस्तान में लैंड न होने दिया जाए। 5 मिनट के बाद यही सेम इंस्ट्रक्शंस PIA के चेयरमैन को भी दी गई। सर, द पायलट वांट्स यू इन द कॉकपिट, परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी उनको आके बताते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ कॉकपिट में जाते हैं और उन्हें वहाँ सारी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। पायलट उन्हें बताता है कि जहाज़ को पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया जा रहा और उनके पास सिर्फ 1 घंटे का फ्यूल बाकी है। परवेज़ मुशर्रफ के जहाज़ को कराची उतरना था, लेकिन जहाज़ को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिलती। इस पर पायलट कराची एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स में ही चक्कर लगाना शुरू कर देता है। 6:30 के करीब कराची एयरपोर्ट को सील कर दिया जाता है और इसके रनवे पर फायर ट्रक को खड़ा कर दिया जाता है ताकि कोई भी जहाज़ लैंड न कर सके। इसी टाइम पे जहाज़ का पायलट कंट्रोल टावर को बताता है कि जहाज़ का फ्यूल बहुत लो होता जा रहा है। इस पर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछते हैं कि क्या जहाज़ बॉम्बे जा सकता है। इस पर उनका जवाब होता है नेगेटिव। पायलट दोबारा से लैंड करने की इजाज़त मांगता है और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट नवाबशाह का होता है जहाँ प्लेन पहुँच सकता था, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि कराची और नवाबशाह एयरपोर्ट दोनों ऑपरेशनल रीजंस की वजह से बंद हैं, इसलिए पायलट जहाज़ को कहीं और ले जाए। लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी कराची एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। इस दौरान उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से एक कॉल मसूल हुई जिसमें उन्हें नए बनाए गए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन की तरफ से ये ऑर्डर मिला कि जनरल मुशर्रफ को किसी भी किस्म का प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें आर्मी हाउस में बंद कर दिया जाए। जनरल उस्मानी ने फ़ोन रखा ही था कि जनरल मुशर्रफ के करीबी साथी कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद का फ़ोन आ गया। उन्होंने पूछा कि अभी तक क्या किया गया है। जवाब मिला कि कुछ भी नहीं। जाहिर है जो कुछ करना था वो एयरपोर्ट पहुँच कर ही करना था, लेकिन जनरल महमूद के लिए इतना जवाब काफ़ी था। अब जनरल महमूद, जनरल अजीज़ और जनरल शाहिद अजीज़ ये समझ चुके थे कि कोर कमांडर कराची जनरल उस्मानी उनके साथ हैं, नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन के साथ नहीं। जनरल उस्मानी का उनके साथ होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने ही जनरल मुशर्रफ को रिसीव करना था
وہ اس وقت جس کی بھی ہدایات پر عمل کرتے طاقت اسی کو مل جاتی۔ وہ جنرل مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بطور آرمی چیف آرمی ہاؤس میں لے جا سکتے تھے اور بطور سابق آرمی چیف جیسے کہ حکم ملا تھا آرمی ہاؤس میں بند بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے پروٹوکول دینے کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ملیر گیریسن میں جنرل افتخار کو فون کیا کہ وہ اپنے دستوں کو حرکت میں لائیں اور جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کا چارج سنبھال لیں۔ پرائم منسٹر کی ٹیم جنرل مشرف کو بروقت پہنچنے سے روکنا چاہتی تھی اور جنرل مشرف کی ٹیم انہیں صحیح وقت پر اور بحفاظت زمین پر اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ 7:11 پر بریگیڈیئر جبار بھٹی کراچی ایئرپورٹ ٹریفک کنٹرول میں پہنچ جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی بھی وہیں ہوتے ہیں۔ آرمی کے پہنچتے ہی پائلٹ کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ وہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر سکے۔ ایئرپورٹ کی لائٹس آن کر دی جاتی ہیں اور فائر ٹرکس کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ 7:30 میجر جنرل افتخار علی خان جو کہ کراچی میں ایک آرمی ڈویژن کے کمانڈر ہوتے ہیں جہاز سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ اب انڈر کنٹرول ہے اور جہاز کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے دیا جائے۔ جنرل پرویز مشرف شک کی وجہ سے خود جنرل افتخار سے بات کرتے ہیں اور پوری سچویشن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جنرل مشرف کسی بھی قسم کے شک کو دور کرنے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کین یو ٹیل می دا نیمز آف مائی ڈاگس؟ جنرل افتخار مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں ڈاٹ اینڈ بڈی سر۔ اس کے بعد جنرل مشرف جنرل افتخار کو آرڈر دیتے ہیں کہ کسی کو بھی ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ 7:45 پر جنرل پرویز مشرف کا جہاز کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر دیتا ہے۔ جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو اس میں صرف 7 منٹ کا فیول ہی بچا ہوتا ہے۔ جہاز کو کراچی ایئرپورٹ کے اولڈ ٹرمینل کی طرف موڑا جاتا ہے جس پر جنرل مشرف کو لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، لیکن انہیں ریسیو کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل عثمانی 4 اسٹار گاڑی لیے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں مارشل لاء نافذ کر دیا جاتا ہے۔ نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ پرائم منسٹر اور باقی سارے فیڈرل منسٹرز برطرف کر دیے جاتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ کو برقرار رکھا جاتا ہے اور سارا کنٹرول پاکستان آرم فورسز کے انڈر آ جاتا ہے۔